हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है ना। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपको इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, रेस्पिरेशन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना। जैसे वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 गैस के आदान प्रदान, विनिमय, जिसे बोलते हैं हम एक्सचेंज, ठीक है ना, की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन होगी। जैसे हम सरल भाषा में बोलें तो इसको O2 और जो CO2 का विनिमय होता है, एक्सचेंज कर होते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे नॉन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपके स्पंज हो गया, सीलेंट्रेटा, चपटेक्रमी। ठीक है ना। इनमें क्या होता है कि ये त्वचा के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं त्वचा के द्वारा। और किस विधि के द्वारा करते हैं, ये करते हैं आपके सरल विसरण विधि द्वारा। ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं कीटों में श्वसन। देखो, कीटों में जो श्वसन होता है वो श्वास नली, ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है। ट्रैकिया क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जलीय जीव। जितने भी समुद्र में रहने वाले या नदियों में रहने वाले जलीय जीव होते हैं, वो जो शोषण करते हैं वो गिल्स के माध्यम से शोषण करते हैं, गिल्स या क्लोम के माध्यम से शोषण करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं टेडपोल। देखो, टेडपोल की बात करें तो टेडपोल किसी भी जलीय जीव का एक प्रारंभिक अवस्था होती है। जैसे मछली का टेडपोल हो गया, मेढक का टेडपोल हो गया। तो ये शोषण किसके द्वारा करता है, जिसके कारण के बाद आता है मेढक। तो मेढक जब, जैसे टेडपोल अवस्था होती है मेढक की, तो मेढक टेडपोल अवस्था होती है तो वो गिल्स के द्वारा शोषण करता है। लेकिन ये वयस्क हो जाता है तब, जब ये जल में रहता है तो लंग्स के द्वारा शोषण करता है, और जब ये मिट्टी के अंदर रहता है तो स्किन्स के द्वारा शोषण की क्रिया संपन्न करता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, मनुष्य का श्वसन तंत्र। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो श्वसन में भाग लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले मैं डायग्राम में इसको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला है नोस्टिल है, नोस्टिल्स के बाद फिर आता है आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर आता है आपका लेरिंग्स, लेरिंग्स से होता हुआ लेरिंग्स के बाद ये आपका ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया से विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ से जो आपकी विंड पाइप है, ट्रैकिया है, वो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को क्या कहते हैं, ब्रांची कहते हैं। और यह ब्रांची बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। तो इन बहुत सारी शाखाओं को क्या कहते हैं, ब्रांचियोल कहते हैं। ठीक है। इन पे बहुत सारी गुच्छों के रूप में कूपिकाएं, जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं, वो पाई जाती हैं। ठीक है ना। बहुत सारी एल्वेलाई पाई जाती हैं, और यही एल्वेलाई क्या करती हैं, ऑक्सीजन के परिवहन O2 और ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इनका क्रम भी लिखा हुआ है। जैसे श्वसन के अंग में जैसे नोस्टिल है, नोस्टिल से फिर आपके नासल पैसेज में जाती है, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिक्स, ट्रैकिया, जिसे विंड पाइप बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ब्रांचस, ठीक है ना, ब्रांची या ब्रांचियोल, एल्वियोलस। ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब हम इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तरह से इसकी प्रोसेस होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो वायुमंडलीय O2 है, वायुमंडलीय O2 हमारे नोस्ट्रल्स के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। लेकिन प्रवेश करने से पहले जो यहाँ पे नोस्ट्रल्स में कुछ महीन बाल और कुछ श्लेष्म जैसा पदार्थ होता है। तो इसका कार्य क्या होता है भाई, तो इसका कार्य यह होता है कि जो वायुमंडल से आने वाली जो वायु है, उसमें बहुत सारे धूल के कण या कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, तो उनको एक तरह से फिल्टर करने का कार्य। आगे ये आपके नासल पैसेज में जाती है, पैसेज से होने के बाद ये आपके फेरिंग्स में जाती है। ठीक है ना। फेरिंग्स में जाती है, लेकिन फेरिंग्स से पहले क्या होता है, ये एक ईपीग्लोटिस होता है। ईपीग्लोटिस का वैसे कार्य यह होता है कि जब वायु अंदर आ रही है तो वो जो भोजन नली है उसको बंद कर लेता है, और जो वायु आपके विंड पाइप में आ जाती है, जैसे फेरिंग्स में आ जाती है। ठीक है ना। अब फेरिंग्स में आने के बाद फिर वायु यहाँ से लेरिंग्स, आपका लेरिंग्स जिसे हम कंठ बोलते हैं,
कंठ से होते हुए ये कहाँ पे आ जाती है, आपके विंड पाइप में आ जाती है। इसे हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के बारे में बात करें तो ट्रैकिया एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें इसके ऊपर बहुत सारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है ना। और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि जो आपकी श्वास नली है इसको एक तरह से दबने से या पिचकने से प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ठीक है। इसको दबने से बचाता है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो गया। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद, ठीक है ना, ठीक है ना, इसके बाद जो ट्रैकिया होती है वो दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। दो शाखाएं कौन कौन सी होती हैं आपकी, ब्रांची, ठीक है ना, इनको बोलते हैं ब्रांची। ब्रांची के बारे में बात करते हैं तो ब्रांची आगे जाकर आपकी बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। इन शाखाओं को ब्रांचियूल कहते हैं। ये बहुत सारी ब्रांचियूल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में बहुत सारी ये ब्रांचियूल्स हैं। अब ब्रांचियूल्स पे ये सिरों पर बहुत सारी गुच्छे नुमा एक संरचना पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, कूपिका एल्वेलाई कहते हैं। और इन्हीं जो जो आपकी एल्वेलाई है, कूपिका, यहीं से O2 और CO2 का क्या होता है, विनिमय होता है, ठीक है ना। जो आपके ट्रैकिया से O2 आकर आपके जो कूपिका है, एल्वेलाई है, इन्हीं में आकर एकत्रित हो जाती है O2। अब इनके ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे आपके ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, वो पाई जाती हैं एक जालनुमा संरचना के रूप में इनके ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इनमें से एक कूपिका को हम निकालते हैं, ठीक है ना। इसके बाद O2 का कूपिकाओं में आने के बाद जैसे ये आपकी कूपिका है, अब O2 ऐसे कूपिका में आ गई, तो कूपिका में आने के बाद इन कूपिकाओं के ऊपर क्या होता है, जिसे हम एल्वेलाई बोलते हैं, इन एल्वेलाइज के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज का जाल बना होता है। अब इन जाल में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स का जाल होता है, तो इनमें क्या होता है, रक्त का परिवहन होता रहता है। रक्त में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन होती है, कूपिका या एल्वेलाई में उपस्थित जो O2 है, वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेती है, बंध बना लेती है और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के बाद वेंस के माध्यम से इनको कहाँ पे लाया जाता है, हार्ट में लाया जाता है। हार्ट के जो आपके लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पे इसको लाया जाता है। यहाँ से लेफ्ट आर्ट्रियम से ये आपके वेंट्रिकल्स में जाती है। वेंट्रिकल से क्या होता है, इसको शरीर के वेंट्रिकल से, देखो ये आप देख रहे हो डायग्राम में, वेंट्रिकल से आपकी आर्टरीज के माध्यम से कहाँ पे चला जाता है आपका, ये होता हुआ आपके कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। क्योंकि जो आपकी आर्टरीज वेंट्रिकल्स हैं, आपके जो वेंट्रिकल से जो आपका ऑक्सीकृत जो ब्लड है वो कहाँ पे चला जाता है, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक कोशिकाओं में जाने के बाद यहाँ पे कोशिकाओं में पहुँच जाता है। कोशिकाओं में जैसे क्या होता है, ग्लूकोज होता है। कोशिकाओं में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का द्रव्यम होता है। ग्लूकोज क्या होता है, एक 6 कार्बन अणु होता है, 6 कार्बन अणु होता है। तो ग्लूकोज का एक तरह से ग्लूकोलाइसिस हो जाता है। ग्लूकोज का ग्लूकोलाइसिस होने के बाद यह पायरूवेट में बदल जाता है, 3 कार्बन अणु वाला पायरूवेट में बदल जाता है। अब पायरूवेट में बदलने के बाद फिर क्या होता है, जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एरोबिक श्वसन की। तो एरोबिक श्वसन के बारे में बात कर लेते हैं, तो जैसे हम तो वायु भी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। एरोबिक श्वसन के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये आपका O2 की उपस्थिति में वैसे बात करते हैं तो पायरुविक अम्ल से क्या बन जाता है, CO2 प्लस जल और ऊर्जा बनता है, ठीक है ना। और यही CO2 क्या होती है, वापस आपके कोशिका से कहाँ पे चली जाती है, वेंस में जाती है। ये हमारे कोशिकाओं से निकल कहाँ पे आती है, वेंस में जाती है, ठीक है ना। ये तो एक तरह से एरोबिक श्वसन हो गया। लेकिन बात कर लेते हैं हम एनारोबिक श्वसन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। तो जब O2 की उपस्थिति है, जैसे कि यीस्ट की बात कर लेते हैं, तो यीस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया के द्वारा एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बनती है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल बन जाता है प्लस ऊर्जा बनती है। इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही क्या होता है, हमारी पेशियों में दर्द होता है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा ये आपका एरोबिक श्वसन के द्वारा जो CO2 बना, जो आपकी CO2 बनी, CO2
CO2 आपकी कोशिका से निकल कर कहाँ पे जाएगी, आपकी वेन्स के माध्यम से आपको हार्ट में लाया जाएगा। हार्ट में लाएगा और हार्ट से क्या होगा, इनको आर्टरीज के माध्यम से वापस उसको एल्वलाई में लाया जाएगा और एल्वलाई से वापस इसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। इस तरह से श्वसन की जो क्रियाविधि है वो चलती रहती है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ने के बाद अब हम बात कर लेते हैं अंत्य श्वसन, जिसे इंस्पायरेशन बोलते हैं, और एक है निःश्वसन, एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इनको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। अंत्य श्वसन के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम श्वास को अंदर की तरफ लेते हैं तो आपका जो डायफ्राम है ना, वो एक तरह से कॉन्टैक्ट फॉर्म में हो जाता है, इस तरह से, ठीक है ना। जो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म में हो जाता है और जो आपका जो इस तरह से जो लंग्स होते हैं, ना वो फूल जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपके लंग्स फूल जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, जो श्वास होती है उसको बाहर की तरफ निकालते हैं, तो जो आपका डायफ्राम होता है ना, वो एक तरह से रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है। जब रिलैक्स फॉर्म में आता है तो वो क्या होता है, इस तरह से शेप में आ जाता है, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह की शेप में आ जाता है। आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके बाद हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं ज्वारीय आयतन। यह क्या होता है कि सामान्य श्वसन क्रिया में कोई स्वस्थ व्यक्ति प्रति श्वसन, अंत्य श्वसन या निःश्वसन वायु का आयतन लगभग 500 ml होता है। जैसे बात कर लेते हैं कि कोई मनुष्य वो सांस को अंदर लेता है तो केवल 500 ml ही लेता है, ठीक है ना, और छोड़ता है तो वो 500 ml ही छोड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं, स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 ml वायु प्रति मिनट की दर से अंत्य श्वसन, जिसे बोलते हैं इंस्पायरेशन, और निःश्वसन, एक्सपायरेशन कर सकता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन्स क्या होता है। देखो हीमोग्लोबिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन्स लाल रक्त कणिकाओं, जिसे बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स में स्थित एक लाल रंग का लोह युक्त वर्णक होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन्स होता है, हीमोग्लोबिन्स में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के अधिकतम 4 अणुओं के साथ जुड़ सकता है। जो हीमोग्लोबिन का अणु होता है, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ बंध बना सकता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन कर सकता है, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं विसरण, डिफ्यूजन। वायु का उच्च सांद्रता हाई कॉन्सेंट्रेशन से निम्न सांद्रता लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर परिवहन, ठीक है ना। जब कोई भी जैसे वायु होती है तो वायु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की जो परिवहन होता है उसको बोलते हैं विसरण, ठीक है ना। इसके बारे में बात कर लेते हैं आपकी थोरेसिक कैविटी, जिसे हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके जो लंग्स हैं, यदि लंग्स को निकाल दिया जाता है तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, एक लंग्स के स्थान पर एक कैविटी बन जाएगी। उस कैविटी को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो आपका श्वसन तंत्र है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको किसी श्वसन तंत्र में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।